Good morning, dear students. As we have completed yesterday, what we has meant for the basic things under the project developments such like an agencies. Agencies क्या थी? Agencies are the institutions. ये हमने repeat कर लिया, अभी हमने फटाफट revision हो गया हमारा, जिनका छूट गया previous lectures, वो ये जान लें कि हमने agencies cover up करी हैं. तो agencies are the institutions or the companies. They have their major roles, they have their major peoples. And we have covered the two basic topics, the formation of the agency and the termination of the agency. Now, we have discussed that there are the three major persons in an agency. Who are they? They are the principal, they are the agents and they are the sub-agents. In today's session, we are going to discuss the roles and the responsibilities of three major persons who are controlling the agency. So, before moving further, I just like to clear the people working under the agencies are the employee of the owners. They are not the owner of the agencies. For an example, if somebody has taken an ownership of Nexa, किसी ने Nexa की एजेंसी खरीदी है, they are not the Tata. It could be Mr. X, Mr. Y or Mr. Z. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि they are the owner of that particular agencies. वो employees होते हैं. जो प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने एजेंसी बाई करी होती है. दे एम्प्लॉयड द एजेंट्स एंड द सब एजेंट्स. जैसे नॉर्मल लोगों का इंटरव्यू होता है ऐसे ही वो उनके साथ काम करते हैं. इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपका कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है दैट यू हैव परचेज्ड एंड योर सन और योर वाइफ कैन बी द अदर पर्सन हु इज डूइंग द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर बिहाफ. क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा पहला टॉपिक है एजेंट. एजेंट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? द मीनिंग ऑफ द एजेंट एंड द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एजेंट. नाउ मीनिंग ऑफ द एजेंट. आपने जैसे मैंने बोला ना मीनिंग ऑफ द एजेंट्स, आप सबके मन में क्या आया? एक एजेंट होता है. किसी के मन में आया होगा अरे रॉ एजेंट की तो बात नहीं कर रही है मैम, है ना? मैं ऐसे किसी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एजेंट्स की बात. अच्छा देखिए, जब भी हम एजेंट शब्द का यूज करते हैं हमको ये समझ में आता है कि किसी ने किसी को डायरेक्शंस दी है और वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, और जब वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है तभी वो एजेंट के तौर पे काम कर पा रहा है. हम एजेंट जब भी बोलते हैं, whenever we are speaking the word agent, हम उसको प्रिंसिपल या फिर मालिक के तौर पे विजुलाइज नहीं करते. हमारा बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है मन में कि यार ये प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता, मालिक या ओनर तो नहीं है. ये क्या है? ये वो व्यक्ति है. ही इज अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल. डायरेक्शन भी कौन दे रहा है? प्रिंसिपल. किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए. क्या सारे काम करेगा? नहीं, बिल्कुल. There are certain limitations, roles and responsibilities जो एजेंट्स करते हैं. अदरवाइज ये सारी चीजें जो होती हैं ये आप किसी अपने फैमिली मेंबर से भी करवा सकते हैं. इस चीज को हमेशा क्लियर रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम किसी को अभी डिप्यूट करें. हमारे फैमिली में भी हो सकता है कोई हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो. लेकिन अगर आप इस शब्द का यूज कर रहे हैं ना एजेंट, तो देयर मस्ट बी सम कंपनसेशन. कुछ तो ऐसा होगा जो आप उसे इस काम के लिए पे ऑफ कर रहे हैं. अब इट कुड बी मॉनेटरी, इट कुड बी नॉन मॉनेटरी, इट कुड बी पर्क्स, इट कुड बी फ्रिंज, बट देयर मस्ट बी सम बेनिफिट्स that are given to that particular person who is doing the roles and responsibility on your behalf. Clear to everyone? Now moving to the definition of an agent. An agent is a person or the entity who is authorized to act on the behalf of the another person. Now who is the another person? Another person is known as the principal. कोई और नहीं है another person. Another person सिर्फ कौन है? Principal ही है. ठीक. In legal matters, सिर्फ किसमें? Legal matters में. आप ये नहीं कह सकते कि तुम मेरी जगह आज दूल्हा बन के वहां चले जाओ. सिर्फ मेरी कंपनी में जो लीगल मैटर्स हैं तुम उसी में सिर्फ मेरे एजेंट हो. आप ये नहीं कह सकते कि एजेंट हो तो आज मेरे बच्चे के फादर बनके उसकी पीटीएम अटेंड कराओ. ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है.
सिर्फ और सिर्फ लीगल मैटर्स, नॉन प्रोफेशनल मैटर्स जहां पे भी हैं वहां पे वो आपके लिए काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी आपसे बोला कि नेक्सा के शोरूम में मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? एजेंट की तरह वर्क करते हैं। अब जो नेक्सा है, इसकी जो एजेंसी के ओनर है, हम मान लेते हैं वो सुरेश जी। यही एग्जांपल हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब बेटा, आप सुरेश जी मिस्टर एक्स से क्या क्या काम करा सकते हैं? वो उनसे अपनी नेक्सा शोरूम के अंदर जो भी वर्क है सिर्फ वही करा सकते, उसी से रिलेटेड जॉब्स ही वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर? जैसे कि पीटीएम, he cannot attend as a father. He cannot attend as a father. और एग्जाम्पल आप बताइए। आपने कहा पासपोर्ट, अब ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसे किसी लीगल डॉक्यूमेंट में आप उनकी जगह अपने आप को रिफ्रेश करके नहीं देख सकते। चेक बुक्स पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके चलेंगे? वो हमेशा सुरेश जी के चलेंगे, उसमें मिस्टर एक्स कोई भी साइन आके नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमको इस चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो है वो सारा का सारा मैटर कहाँ पे है? अंडर द लीगल बाउंड्रीज। इस चीज को बहुत ही क्लियरली आप लोग एम्फसाइज रखें और इसको कभी भी कंफ्यूज ना करें, ठीक। अब प्रिंसिपल कुछ ड्यूटीज ओन करता है, कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस ओन करता है। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज एंड व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस, ये भी हम क्लियरली समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल की क्या-क्या ड्यूटीज हैं और प्रिंसिपल की क्या-क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो प्रिंसिपल ड्यूटीज, क्या ड्यूटीज है प्रिंसिपल की? हाइजीन प्रोवाइड, ठीक। एक सैलरी सिस्टम बना, ठीक। वर्क कल्चर डिफाइन करना, ये सब किसकी ड्यूटीज है? ये प्रिंसिपल की ड्यूटीज है। क्लियर? ऑन द अदर साइड कि प्रिंसिपल की कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। यस, देयर आर सम ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही व्यक्ति बन सकता है जो ये सारे कामों को कर सके। अच्छा, कोई ऐसा बंदा हो जो कि लीगली फिट ना हो, लीगली फिट नहीं है, तो ही कैन बी द प्रिंसिपल और द एजेंट। यहाँ एक टॉपिक मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने कहा कि बंदा जो भी इंसान है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, हमारे केस के अकॉर्डिंग कौन है? मिस्टर एक्स है। हमारे केस के अकॉर्डिंग कौन है स्टूडेंट्स? नेक्सा में मिस्टर एक्स है जो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब वो लीगल फिट नहीं, मतलब वो मेंटली डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं। डिसीजंस लेने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो क्या ये हमारे साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं? मेंटली फिट, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंटली फिट हमारे केस में हम एक ही चीज को कहते हैं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग को हम कहते हैं। अगर मान लीजिए बेटा किसी बच्चा है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, आई हैव सेड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिसीजंस ले पा रहा है। लेकिन अगर आज पेन इतना ज्यादा है कि वो बिना प्लास्टर के ही आया है और वो पेन किलर ले चुका है और उसको ड्राउजीनेस लग रही है, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आज आप उससे डिसीजन मेकिंग का कोई काम ना करें। क्लियर? अब वो कह रहा है कि क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हम एजेंट बन पाएंगे। अथॉरिटीज, एजेंट मस्ट बी गिवन सम अथॉरिटी एंड दैट इज वेरी गुड। आप इसको बुकिश लैंग्वेज की तरह मत याद करिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आज आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है और फादर कहीं चले गए, ठीक है, he has given you 50,000 rupees, he has given you 50,000 rupees। अब
फादर ने आपको रुपीस तो दे दी है, लेकिन फादर ने घर में किसी को नहीं बताया है कि आज रुपीस आपके पास है और मैं जा रहा हूँ और मेरे बिहाफ पे कौन जॉब करेगा, आज ये जॉब मेरा बेटा करेगा। कोई आपकी मानेगा? आप सुबह उठे और ये कहें मम्मी रात में पापा चले गए, पापा मुझसे यही करने को कह रहे हैं, ठीक है, ये सारी पार्टी का जिम्मेदार मैं। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मुझे केक लाना है, मुझे फ्रूट्स लाने हैं, मुझे बहुत सारे स्नैक्स भी लाने हैं, मुझे डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। आप कौन मानेगा ये सारी चीजें? देयर इज नो वन हु कुड टेक दिस कि भाई मुझे ये सारे काम करने हैं। आपको कुछ अथॉरिटी बेटा मिलनी चाहिए, अंटिल अनलेस आपके पास पावर नहीं होगी आपकी कोई नहीं मानेगा। तो एजेंट के पास कुछ पावर्स होनी चाहिए। अगर पावर्स नहीं है तो फिर कौन मानेगा कि भाई आपके अंडर हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल नाबार्ड है एक संस्था बेटा, नाबार्ड के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। नाबार्ड जो है आरबीआई के लिए साथ मिलकर काम करती है और नाबार्ड बेसिकली जाके जगह जगह ऑडिट्स करती है, ठीक है। आप नाबार्ड सर्च करेंगे आपको फटाक से नाबार्ड मिल जाएंगे। नाबार्ड कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए मिलने में, तो आप घर में अपने से भी सर्च कर सकते हैं कि भाई नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड देखिए क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। तो नाबार्ड जगह जगह जाके बेटा ऑडिट करती है। जैसे कहाँ ऑडिट करती है? किसी कोऑपरेटिव बैंक में ऑडिट कर लेगी, या आईडीबीआई में ऑडिट कर सकती है, या किसी भी ऐसी संस्था में ऑडिट करने के लिए वो होती है जिम्मेदार, जहां पे किसानों को क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक। बहुत क्लियरली मैं कह रही हूँ, जहां पे फार्मर्स को क्रेडिट्स मिलते हैं, क्लियर। ये कह दे कि भाई ये बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आरबीआई तुरंत इस बात को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आरबीआई को इस पे ट्रस्ट है, आरबीआई को इस पे भरोसा है। अगर आरबीआई को इस पे भरोसा ही नहीं होता तो क्या कोई बैंक में जाता, ये ऑडिट करता, तो कोई इसकी बात मानता? नहीं मानता। तो अथॉरिटी जब तक आपके पास नहीं होगी, आपके पास पावर नहीं होगी, आप उस पावर का यूज नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि नाबार्ड आपके सारे बच्चे फाइनेंस वाले नहीं हैं, तो आप सेबी का एग्जांपल ले सकते हैं। सेबी तो सभी को पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में पढ़िए। तो सेबी के पास खुद भी बहुत पावर्स हैं। अगर हम सेबी की पावर्स की बात करते हैं तो देखिए आरबीआई ने ऐसे कितनी सारी पावर्स दे रखी हैं। सेबी के पास अथॉरिटी है कि वो किसी चीज को भी प्राइमरीली कंट्रोल करती है और फ्रॉड को पकड़ने के लिए पूरी तरह से अपने हिसाब से अपना एक्शन प्लान बना सकती है। तो अगर इतनी पावर आरबीआई ने सेबी को नहीं दी होती तो क्या लोग शेयर मार्केट में सेबी की इतनी मानते? नहीं मानते। लोग क्या समझते? अरे सेबी कह रही है, सेबी ही कह रही है, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी की ही रिपोर्ट अंततः कौन मानेगा? आरबीआई। क्लियर है? तो इसी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानिए और ये देखने की कोशिश करिए कि ये इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं। ये पूरा देखिए, पावर्स और बोर्ड्स की आपको अलग से पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो आप अलग से भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा कठिन नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे ना मिले। सेबी के पास ये भी पावर है कि कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को मैं निकाल सकता हूँ, किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं हटा सकता हूँ। अगर बेटा मान लीजिए कि सेबी इनको ये पावर्स नहीं देता, फॉर एन एग्जांपल सेबी कहता है अरे मैं तो इनको ये पावर्स नहीं दूंगा, तो क्या सेबी जाता ऑडिट करने के लिए और ये लोग मान लेते कि सेबी ने कहा है कि ये शेयर अच्छा नहीं है तो हमें ये शेयर लॉन्च नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट में डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, या हमें मार्केट में अपग्रेडेशन नहीं करना चाहिए? सेबी की जब मीटिंग होती है तो कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, क्योंकि अगर सेबी ये कह देता है फॉर एन एग्जांपल कि ये कंपनी इस साल डीलिस्ट है, तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है, आरबीआई उस कंपनी को क्या कर देता है? डीलिस्ट कर देता है। क्लियर है? तो जब हम पावर्स की बात करते हैं तो हमने दो एग्जांपल्स देखे अभी। कौन कौन से देखे बेटा? नाबार्ड देखा और सेबी देखा, और दोनों ही बिल्कुल लीगल एग्जांपल है, इंडिया में ही काम करते हैं, और ये प्योरली एग्जांपल है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है
कि लोग लार्ज स्केल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल करें। ठीक, कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि सारी की सारी पावर्स एक ही जगह आ जाए, क्योंकि काम ही नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर घर में हर चीज आप ही करेंगे तो एफिशिएंसी और परफेक्शन जैसे जो वर्ड्स हैं इनका कोई यूज ही नहीं बचेगा। एफिशिएंसी मींस कि हम हर बार अच्छा कर रहे हैं, वी आर द मोस्ट एफिशिएंट मेंबर ऑफ द फैमिली, कि हर बार हम ही बेहतर हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्शन, कि जो कर रहे हैं वो हर बार उतनी ही अच्छाई से कर रहे हैं। मैं फर्स्ट आता हूं या आती हूं और आने वाले हर क्लास में आती ही रहूंगी, ये होती है एफिशिएंसी और इसे कहते हैं परफेक्शन। मैं आता हूं दैट मींस कि हाँ मैं एफिशिएंट हूं, मैं आ गया, इस बार आ गया, लेकिन अगली बार मैं फिफ्थ आया, तो क्या मेरा वो परफेक्शन बना रहा? नहीं बना रहा ना बेटा, खत्म हो गया परफेक्शन। तो एफिशिएंट होना चाहिए, जिसको भी पावर्स मिले, जो भी एजेंट बने, ही शुड बी एफिशिएंट एंड ही शुड बी परफेक्शनिस्ट, कि वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में ही कोई व्यक्ति है जो नॉन स्टॉप सिगरेट पीता है, ही यूज्ड टू स्मोक अलोन। अब क्या वो व्यक्ति खुद को दिन भर कंट्रोल रख पाएगा? आप खुद बताइए। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं रख पाएगा, तो क्या वो दूसरे एम्प्लॉइज को ऑफिस में रोक पाएगा? वो नहीं रोक पाएगा। और फिर आप ऑफिस में ये कहते हैं कि ऑफिस में नो स्मोकिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट रहे, तो हमेशा बेटा जो लीडर है वो ऐसा चूज करिए। और यहाँ लीडर कौन है? यहाँ लीडर एजेंट है। ऐसा चूज करिए जो सबके लिए एक मॉडलिंग फिगर। क्या होना चाहिए? मॉडलिंग फिगर, जिसको देख के हमें लगे कि ये राइट पर्सन है, दिस इज द अल्टीमेट राइट पर्सन, और हमको अब इसी की तरह बनना है। उसके इतने अचीवमेंट्स हो कि लोग इंप्रेस हो जाए कि he is doing whatever he want, he is doing whatever he takes, मतलब उसके हर डिसीजन राइट हो, each and every equation must be correct and always correct। तो इस तरह का एजेंट होना चाहिए। देखिए, पावर शब्द ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी से आती है बेटा पावर, और पावर से ये भी हो सकता है कि मिसयूज ऑफ पावर आ जाए। तो इसीलिए जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एजेंट को अथॉरिटी मिलनी, अथॉरिटी हर किसी को नहीं दी जा सकती। क्या आप अपने घर में 3 साल के बच्चे को ये अथॉरिटी देकर जा सकते हैं कि बेटा आज फ्रिज में जो चॉकलेट्स रखी हैं वो कोई भी ना खाए? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, नहीं, आप नहीं देकर जा सकते। अच्छा, 3 साल तो चलिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम ने बहुत छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए आपके घर में कोई स्वीट एडिक्ट, मीठा पसंद है, आप उसे दिखा दीजिए ये माजा है, ये फ्रूटी है, ये केक है, ये चॉकलेट है, और तुम्हें खाना नहीं, हो जाएगा कंट्रोल? नहीं, उसका मन बार बार करेगा, वो बार बार वही सोचेगा। लेकिन मान लीजिए घर में एक एजेड लेडी है एंड शी इज 60+ और वो डायबिटिक है। अब आप इन्हें ये जिम्मेदारी दे जाइए कि क्या आपको ये खाने नहीं देनी है, शाम को कुछ लोग आएंगे, उनके साथ कुछ बच्चे आएंगे, ये उनको रिटर्न गिफ्ट्स में देनी है, मम्मा इसकी गुड टेक केयर करिएगा कि बच्चे इसको टच ना करें। अब क्योंकि मम्मा का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, your grandmother doesn't have the interest in that chocolates or the sweet thing because she is diabetic also, है ना, वो ले ही नहीं सकती। Now she can ensure, वो बड़ी भी है, she can ensure। तो पावर ये समझिए कि एज का ही फैक्टर है, पर्सनालिटी का भी फैक्टर है कि क्या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको ये पावर और अथॉरिटीज दी जाए। तो पर्सनालिटी जज करिए, ऑलवेज जज दी पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैं आपको इसके लिए छोटी सी स्टोरी नरेट करती हूँ, ठीक है? इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। एक बहुत बड़ी सी पेट्रोल पंप थी, अ लार्ज फर्म। उन्होंने कहा कि आज ओपन रिक्रूटमेंट्स है। ओपन रिक्रूटमेंट मींस कि हूएवर कम, जो भी लोग आएंगे वो आज वॉक इन करेंगे और हम वॉक इन के बेसिस पे आज लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, बहुत सारे लोग आ गए। अब जो रिक्रूटर्स थे वो
टेंशन में आ गए, बोले सर ये इंटरव्यू तो 4 दिन नहीं खत्म हो पाएंगे, और हमारे पास जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो तो कुछ ही घंटे के लिए हैं, हम लोग कैसे करें? हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि बस हमें जल्दी से एनालाइज कर लें कि इसमें से टॉप 50 कौन से। ठीक, तो देयर इज वन प्योन, एक प्योन, क्लियर? उस प्योन ने कहा कि सर ये काम मैं कर देता हूँ। बोर्ड मीटिंग रूम में वो सबको पानी सर्व कर रहा था जब लोग इतना टेंस्ड थे, तो वो बोले तुम कैसे करोगे? बोले सर बस मैं अपनी ड्रेस चेंज कर, लेट मी चेंज माय दिस यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा पब्लिकली तो लोगों को लगेगा कि ये तो कंपनी का है ना, मैं बस अपनी जरा सा ड्रेस चेंज कर लूं, ठीक है? अब उसने ड्रेस चेंज कर ली, और ड्रेस चेंज करने के बाद वो धीरे से पब्लिक के बीच में गया, 5-10 मिनट बैठा रहा, और फिर उसने बेहोश होने की एक्टिंग की। उसमें से 5-7 लोग उठे, आए और आके उसको रिसेप्शन तक छोड़ रहे। वो जानते तो कुछ भी नहीं थे, बट दे लीड दैट पर्टिकुलर पर्सन टू दी रिसेप्शन। उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा? बोले सर इनको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया क्योंकि इनमें एम्पैथी, ये दूसरे का दुख और तकलीफ समझ रहे हैं। तो जब ये मेरी दुख और तकलीफ समझ रहे हैं, जब ये मुझे नहीं जानते हैं और इन्हें ये भी नहीं पता है कि मैं यहीं का एम्प्लॉय हूँ, तो ये एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एंड नाउ द एचआर बिकम वेरी सेटिस्फाइड। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, इनपे इनके अंदर एक सेंस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उन्होंने फर्स्ट 5 पीपल्स कॉल कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम बिट्टू अभी भी सॉल्व नहीं हुई। ठीक, अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद ये कहते हैं कि एसी खराब हो गया, और एसी खराब होने के बाद एक आर्टिफिशियल स्मोक लगा देंगे, है ना, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने सेम चीज करी, एसी खराब हो गए तो लोग पैनिक करने लगे, गुस्सा करने लगे, ये सब करने लगे। उन्होंने कहा सर इनके जितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, अभी तो सर एसी की ठंडक भी खत्म नहीं हुई और ये देखिए इतना आर्ग्यू कर रहे हैं। तो सर ने कहा हाँ ये तो बहुत जल्दी क्या होंगे, पैनिक हो जाएंगे, इन्हें हटाओ। ठीक, इनकी तो पर्सनालिटी ही पैनिक करने की, हम इनको अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि हम तो एचआर फर्म है और हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति हमारे साथ काम करे उसमें काउंसलिंग, फीलिंग, प्रैक्टिकलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ, लास्टली उनको लगा कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें ये दिखाना है कि चैम्बर में से स्मोक निकल रहा है। चैम्बर में से उन्होंने नकली स्मोक थ्रो करा। कुछ लोग बेटा बिल्कुल भाग गए, लेकिन काफी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गर्ल्स यू मस्ट गो फर्स्ट, कोई स्टेयर्स पे फंसा है, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लोगों को लिफ्ट से बाहर निकालने लगे। वो न्यू थे लेकिन वो तब भी लोगों की हेल्प करना चाहते थे। सो दे आर द टीम प्लेयर्स। वो कैसे थे बेटा? टीम प्लेयर्स। सर काम हो गया, हमने 2 घंटे में ये जज कर लिया कि हमें किन बचे हुए 45 लोगों का इंटरव्यू लेना है। अब पूरा दिन है और 45 लोग हैं और 3 लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 45 को 3 से डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके सबको इंटरव्यू के लिए भेज दीजिए। रेस्ट वैसे ही चले गए हैं और जिनका नहीं हो पाया है उन्हें सॉरी। वेरी इजी। तो पर्सनालिटी बेटा ध्यान रखिए, जब भी आप एजेंट रिक्रूट करते हैं यू मस्ट लुक इनटू दैट पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज कंसेंट। कंसेंट इज वेरी कंपल्सरी। जी अच्छा, कंसेंट हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेंट, फ्री कंसेंट एंड कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? आई एम अगेन रिवाइजिंग द सेम फैक्ट। व्हाट इज फ्री कंसेंट? स्वेच्छा, मेरी इच्छा है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस फर्म। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं खुद से इंटरव्यू देने आया हूँ। आई एम नोइंग द जॉब्स डिस्क्रिप्शंस एंड माय रिस्पांसिबिलिटीज, और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक, तो देयर मस्ट बी कंसेंट, देयर मस्ट बी अ कंसेंट कि हम ये काम करें। क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? ठीक, व्हाट इज फ्री कंसेंट? Now free consent is only कि हमने जब देखा कि हमने ओपन इंटरव्यू रखा है और वो खुद से आया है, हमने उसको जॉब, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करी, हमने उसको उसकी बातें भी बता दी, हमने उसको उसकी सैलरी भी बता दी। सो दिस इज फ्री कंसेंट। क्लियर टू एवरीवन?
कंसेंट होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट हम वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमने किसी को जबरदस्ती ये पोस्ट नहीं दी है और वो अपनी इच्छा से ये पोस्ट दे रहा है तो वो फ्री कंसेंट है हमारे लिए। क्लियर है सबको? तो कंसेंट होना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बेटा पोस्ट मत दीजिए जो उसको चाहता ही नहीं। अगेन आई एम नरेटिंग अ वेरी गुड स्टोरी। यह स्टोरी मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करी है। ठीक, आई वेंट टू एन आश्रम। ठीक, अभी मैं आपको बाबा जी का या गुरु जी का नाम नहीं बता रही हूँ, बस इतनी हिंट कर देती हूँ, मथुरा वृंदावन साइड है। आई वेंट टू दैट आश्रम। ठीक, अब क्या हुआ, गुरुजी वाज लाइक कि वो सबके बारे में जानते हैं, उनको सबका मन पढ़ना आता है, पर उन्होंने उन्हीं 3-4 लोगों को बुलाया जो कि गॉड में बिलीव नहीं करते, जो कि गॉड में बिलीव ही नहीं करते। ये सेड कि मैं तुम्हारे मन की बात करता हूं जिससे कि तुम ये बिलीव करने लगो कि भगवान है, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। फाइनली आई फेल्ट दैट कि हम लोग यहाँ से गए, उनसे मिले, हमको तो बिलीव था कि देयर इज गॉड एंड हमको ये भी बिलीव था कि आपके पास कुछ अच्छी पावर्स है, या हम जैसे वहां लाखों बैठे थे सबको बिलीव था, तो हम क्यों नहीं? हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम बिलीवर्स हैं, और वो इसलिए चुन लिए गए क्योंकि वो नॉन बिलीवर्स हैं। ये गलत है। हमेशा बिलीवर्स को ढूंढिए जिनको आप में बिलीव कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है, आप जो करेंगे वो आने वाले समय के लिए राइट है, आपने जो सोचा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ही काम करेगा। एट द लास्ट आई केम होम एंड लैक्स ऑफ पीपल केम होम। 14 से 15 लाख आदमी थे उस दिन उस टेंट में, हर कोई घर आ गया। 7 लोगों को उन्होंने बुलाया, 7 में से ऑलमोस्ट 5 लोग सिर्फ इसीलिए बुलाए गुरुजी ने क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते। आपने उनको प्रूफ कर दिया कि देयर इज अ गॉड, बट एट द एज ऑफ 30 आपने उनको ये बिलीव करवा दिया कि देयर इज अ गॉड, उनकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं है। हो सकता है क्वेश्चनेबल है वो कि वो आगे चल के बिलीव करें या वो आगे चल के बिलीव ना करें, इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर उन 14 या 15 लाख में से हर उस व्यक्ति को बुलाया होता जो 15-20 साल से भगवान को मान रहा है, तो शायद बाकी बचे 14-15 लाख लोगों का बिलीव और बढ़ जाता। उन्हें लगता कि यार थोड़ी भक्ति करिए, थोड़ी और करते तो वहां खड़े होते, आई मस्ट बी स्टैंडिंग देयर। लेकिन अभी क्या रास्ता दिखाया गुरुजी ने कि अगर मेरे पास तक आना है तो भगवान को बिलीव करना बंद कर दो, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें ये रियलाइज कराऊंगा कि देखो भगवान है। तो निगेटिव थॉट पे बेटा कभी भी विश्वास मत करिए। आई एम अ फैकल्टी, आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन एंड आई एम बिलीविंग दिस कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं ये बिलीव ही छोड़ दूं तो फिर मैं पढ़ाना का कोई लॉजिक ही नहीं है और आपके पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है ना। तो बिलीव के साथ चलिए, कंसेंट जिसकी हो बेटा उसी के साथ चलिए, वो आपके लिए बेहतर काम करेगा। ऐसे एजेंट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि वो आपको मानते हैं, वो आपकी तरक्की को मानते हैं और वो आपके डिसीजंस को भी फॉलो करते हैं। नेवर ट्राई, कभी भी ये कोशिश मत करिए कि हम उस भीड़ के साथ चलें या उस भीड़ में अपना समय खराब करें जिनके लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों हमको चाहिए कि एवरीबॉडी शुड स्टार्ट लाइकिंग अस? इसकी हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमेशा ऐसे लोगों को एजेंट्स रिक्रूट करिए जो आपकी बातों को कमांड माने और उसको प्रॉपरली फुलफिल करें, कोई भी क्वेश्चन मार्क अराइज ना करें। सो कमिंग टू द थर्ड पार्ट, फिड्यूशियरी ड्यूटीज। फिड्यूशियरी ड्यूटीज आप लोग के लिए बिल्कुल नया सा वर्ड है बेटा। इट कुड बी द पॉसिबिलिटीज जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे हैं, उन्हें लगे कि ये तो आज ही हमने ओन करा है। फिड्यूशियरी ड्यूटीज एक्चुअली वो होती है जो प्रिंसिपल खुद ही ओन करता है। प्रिंसिपल ही किसी को बताता नहीं है, लेकिन ओनर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें ये समझ में आता है कि ये ड्यूटीज तो हमें परफॉर्म करनी ही है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा और वो कार से आया है,
उसके पास एक ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो बाहर है, ही इज सिटिंग आउटसाइड इन द कार। तो आप क्या चाहेंगे, आपकी ये ड्यूटी कि जो स्नैक्स अंदर सर्व किए जा रहे हैं आप ड्राइवर को भी बाहर सर्व कराएं। बहुत सारे घरों में ये नॉर्मल फिनोमेना है, मम्मी जल्दी से प्लेट लगाती हैं और ये कहती हैं कि प्लीज जाइए और बाहर वो ड्राइवर होगा उसे भी स्नैक्स दे आइए। ठीक, तो ऐसी कुछ हमारी अपनी ड्यूटीज होती हैं जहां पे हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट या बेस्ट बेनिफिट्स के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हुए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना इस पार्ट में आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल, लॉयल्टी, ऑनेस्टली एंड डीलिंग विद केयर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ बेटा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लाइफ भी है। चीटिंग अगर किसी को करनी है आप रोक नहीं सकते। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम अगर आप ऑफलाइन पेपर लेती तो ये हम भी बताते हैं आपको, लेकिन बेटू ये एक लाइफ का प्रैक्टिकल सा आंसर है कि अगर किसी को किसी के साथ चीट करना है या किसी को किसी के साथ बुरा करना है या किसी को उस बात में बिलीव नहीं है तो हम उस चीज को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। बट इन दिस केस हमने ये माना कि हमने जिस व्यक्ति को अपने बिहाफ पे रखा है, जिस व्यक्ति को अपने बिहाफ पे काम करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी है, वो व्यक्ति इतना बढ़िया है कि वो मेरी लॉयल्टी के लिए कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा और लॉयल्टी के साथ करेगा, ऑनेस्टी के साथ करेगा, ये ओन करके करेगा कि ये सारी चीजें किसकी हैं, मेरी हैं। मैं एक दिन बहुत अच्छे एक शेफ का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पास नाइफ है, मैंने मान लिया कि उसकी जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाइफ को ना अपनी बॉडी का ही पार्ट मानता हूं। मैं कभी ये नहीं मानता कि वो जो नाइफ है ये मेरी बॉडी से अलग पार्ट है। इसीलिए जब भी मैं कोई चीज कटिंग करता हूं तो वो इतनी फाइन होती है कि वो नाइफ की वजह से नहीं होती है, वो नाइफ और जो मेरी बिलोंगिंगनेस है इसकी वजह से होती है। और जो बहुत पुराने लोग थे, जो लोग बहुत अच्छे से, आपने सुना होगा राजा महाराजा बहुत अच्छी तलवारबाजी भी करते थे, तो वो लोग भी क्या करते थे, उनका भी यही सेम कॉन्सेप्ट था बेटा कि वो इतने बढ़िया से उस सोल्ड को होल्ड करते थे ना कि वो उसको अपनी ही बॉडी का पार्ट मानते थे कि अगर कोई उसे हिट कर रहा है तो वो उनकी बॉडी को ही हिट कर रहा है। तो आपका एजेंट ऐसा ही होना चाहिए। एजेंट शुड बी लाइक कि अगर कोई बात मुझे बुरी लग रही है तो मेरे प्रिंसिपल के लिए कितनी बुरी होगी, इस ऑनेस्टी के साथ उनकी एब्सेंस में ही और शी शुड वर्क। इसी ऑनेस्टी के साथ उसे काम करना होगा। क्लियर? एंड द थर्ड इज, फोर्थ पॉइंट इज this agency relationship is between the principal and the agent। ये उसी दिन से क्रिएट हो जाती है जिस दिन से दोनों पार्टीज मिलती हैं और दोनों पार्टीज ये एग्री करती हैं कि हाँ हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। या हम इस पॉइंट को ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजेंसीज आपस में एक दूसरे के लिए काम करती हैं। क्लियर? तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये मान लिया गया है कि मैंने आपको रिक्रूट कर लिया है, अब आप मेरे एजेंट हो, आप मेरी एजेंसी में काम कर रहे हो, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। देखिए कैपेसिटी हमने पहले भी पढ़ी, ये बहुत ही अलग सा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बेसिक यूनिट नंबर 1 के टॉपिक को रिवाइज कराती हूँ। कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन में हमने क्या क्या देखा था, द पर्सन शुड नॉट बी माइनर। पर्सन दिस इज पॉइंट नंबर 1। लीगल क्या होना चाहिए था, राइट। उस पे कोई केस नहीं होना चाहिए, उस पे
कोई भी कभी भी जेल का भी कोई वो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी चीज के लिए कोर्ट हायरिंग में ना गया। लीगली द पर्सन शुड बी राइट। एंड द लास्ट इज मेंटली फिट, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। इसका जो लीगल वर्ड है दैट इज अनसाउंड। The person should not be unsound mind. Clear to everyone? Done? Now, coming to the sixth point, purpose. So, the purpose of the agent is very clear. Now, what is the purpose of the agent? The purpose of the agent is very clear, that he has to perform the duties in the absence of the principal as directed by the principal. It is very simple. ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग भी इम्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है ये। आप इतना लीगल टर्म्स में अगर आप इसको नहीं लिख पाए तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी नरेट कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू परफॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन, किसकी? ऑफ प्रिंसिपल in the absence of principal as directed by principal. Very simple. हमें क्या परफॉर्म करना है? हमें लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। मैं फिर से देखिए इस वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन। पर्सनल ऑब्लिगेशन इसका पार्ट नहीं है। कब परफॉर्म करनी है? इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल। और किस तरह से परफॉर्म करनी है? एज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल, जितनी प्रिंसिपल ने हमसे कही। क्लियर? नाउ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दैट मींस देयर मस्ट बी अ सेट स्टैंडर्ड हाउ टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल एंड द एजेंट, कि क्या बात हुई है, ठीक, क्या चीजें तय की गई है। इसको हम पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारे रोल्स। मुझे क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एज एन स्टूडेंट आपको पढ़ना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, क्योंकि जवाबदेही आपकी की। क्लियर? आपकी मदर की रोल्स हैं, आपके फादर के रोल्स हैं कि ही हैज टू पे द फीस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आपको पढ़ना। क्लियर? तो यहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैटर आता है, ठीक, कि रोल का मतलब है परफॉर्मेंस कौन करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको हैंडल कौन करेगा। देन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अब अकाउंटेबिलिटी हमेशा वैसे प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही एजेंट को रिक्रूट करा है। किसने एजेंट को रिक्रूट करा है? प्रिंसिपल ने रिक्रूट करा है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल नहीं और ऑफिस में कुछ हो जाता है, ठीक, अब उस केस में प्रिंसिपल ये कहेगा कि माय एजेंट इज देयर, माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज देयर एंड ही इज टेकिंग द गुड केयर ऑफ एवरीथिंग, तो he should also be accountable to answer the what has mishappened on that particular day. उस दिन क्या गलत हुआ, क्या ऐसी घटना हुई, उसकी जवाबदेही एजेंट की भी है। एजेंट मैंने रिक्रूट कराया, I knew this. So whenever my agent is being obliged, whenever my agent is being punished, my name is also get ashamed. मेरी भी बदनामी होगी। I will not get the blue flags or the green flags for that particular act. मुझे भी रेड फ्लैग ही मिलेंगे उस एक्ट के। But in that particular case, मैं डायरेक्टली सामने नहीं। एजेंट उस दिन गुड केयर ले रहा था। एजेंट इज टेकिंग अ गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन द पर्टिकुलर ऑफिस। तो जहां पे ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कहां आपकी अकाउंटेबिलिटी है और कहां आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक सप्लायर आता है, प्रिंसिपल नहीं, और एजेंट ने उस रॉ मटेरियल को ऑफिस में कहीं रख लिया है। अब वो रॉ
मटेरियल में फंगस लग गई है और रॉ मटेरियल क्वालिटी टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा, प्रिंसिपल तो है नहीं, किसको चेक करना था? एजेंट को चेक करना। तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप मान लीजिए कि क्वालिटी चेक हुआ, किसकी एब्सेंस में? इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? आंसर बताइए। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? लेकिन आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस देखी गई जो कि लीगल नहीं, ना वो इज रिस्पॉन्सिबल। अब इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेटा प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो अकाउंट्स है, जो कंपनी अकाउंट्स है, वो कौन देखता है? वो प्रिंसिपल देखता है, वो एजेंट नहीं देखता। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर communication to ensure the rights and the duties of the agent and the principal. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने करके ये समझ लिया है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रिंसिपल देखेगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एजेंट लुक आफ्टर करेगा। अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट, सब एजेंट, contractor and principal. Now I am dealing each and every article in a very simple way जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। आपको एक एक पॉइंट समझाने से पहले मैं इस चीज को एक थॉरोली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेटा एजेंट को किसने रिक्रूट करा है? एजेंट को किसने रिक्रूट करा है? द बिगर सर्किल इज, हमेशा बिगर सर्किल किसका है? बिगर सर्किल है हमेशा, लेट मी क्रिएट अ सर्किल, बिगर सर्किल है हमेशा प्रिंसिपल का। Now where is my circle? Got. So बिगर सर्किल है हमेशा प्रिंसिपल का। फिर उसके बाद जो स्मॉलर सर्किल है, सबसे पहला सर्किल हमारे पास आता है प्रिंसिपल। आई एम राइटिंग दिस। अभी प्रिंसिपल के साथ जो नेक्स्ट स्मॉलर सर्किल है वो हमारा किसका है? जो नेक्स्ट सर्किल है हमारा, जो कि थोड़ा छोटा है, वो है हमारा फॉर एन एग्जाम्पल एजेंट का। तो इससे जो थोड़ा छोटा सर्किल होगा वो बन जाएगा हमारा एजेंट का सर्किल। दिस क्लियर टू एवरीवन? ये हमारा कौन सा बन जाएगा? एजेंट। अब इससे भी छोटा सर्किल है हमारा, इससे भी छोटा सर्किल है हमारा बेटा सब एजेंट, इतना छोटा, बस इससे भी जब छोटा सर्किल आ जाएगा तो हम उसे क्या लिख देंगे? सब एजेंट। मैं सब एजेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट कि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर रहे। मैंने एस लिख दिया है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ऐड कर पाए एजेंट। क्लियर? तो थोड़ा सा बड़ा और छोटा और छोटा।
अब जब ये बात कर रहे हैं कि आप बताइए कि सर्वेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्टर, ये इस पूरे एरिया से ही अलग है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये इसका पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर और सर्वेंट बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है ना। सर्वेंट वो है जो घर में भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माय हाउस इज एन एजेंसी, लेकिन मेरे घर में सर्वेंट्स हैं, आपके घर में हो सकता है कि एजेंसी ना हो पर आप सबके पास सर्वेंट्स हैं। तो सर्वेंट्स आर द टोटली डिफरेंट थिंग। कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल दैट वी आर वर्किंग इन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट एन एजेंसी ना, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ प्रिंसिपल होगा, यहाँ एजेंट और सब एजेंट्स नहीं होंगे, बट सर्वेंट्स कैन बी देयर। अच्छा ना, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टर्स? कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, वो आपका उतना ही पर्टिकुलर जॉब करेंगे and they leave that particular job and assign to you with the whatever left with us, और आप उनको उनके लिए कुछ पेमेंट दे देंगे, that's it. For an example, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर, इनमें से कोई भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि आपने उनसे कहा कि आप रोड बना दीजिए, उन्होंने आपकी रोड बना दी और आपको ठीक है वापस कर दिया, पैसा ले लिया, बात खत्म हो गई। आपने कहा हमको कंस्ट्रक्शन कराना है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा, आपने उन्हें उनके लिए पे ऑफ कर दिया और बस बात खत्म हो गई है। वो आपके एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, दे आर नेवर द एम्प्लॉइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके साथ एक बार को सर्वेंट हम तब भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी उस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है, लेकिन हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली नहीं रिलेट कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, वो यहाँ पे नहीं काम करते हैं, वो एक्सटर्नल होते हैं, हम सिर्फ उनको हायर करते हैं, वी जस्ट हायर देम और हम उनसे अपना काम करा लेते हैं और उनको उनके लिए कुछ पैसे दे देते हैं ना। एक एक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। अ एजेंट इज अ पर्सन और द एंटिटी ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी नोन एज द प्रिंसिपल। बिल्कुल सेम चीज इन्होंने कही है, एजेंट वो व्यक्ति है जो कि उसकी तरह काम करता है और उसी के हिसाब से काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजेंट। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एजेंट जब भी आता है तो उसको उसकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज पहले से पता होती है। सर्वेंट जो है हम उसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, उसके पास कोई खास राइट्स भी नहीं होते हैं, उसको सिर्फ अपना काम करना आता है, वो कहीं पे भी पावर्स का यूज नहीं कर सकता है। He is not compelled to use the power because he doesn't have any power or principal do not assign any powers to the servants. Now contractor are the other parties. कॉन्ट्रैक्टर हम लोग है ही नहीं, इंटरनल पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्टर में आती ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर आर दी अदर पार्टीज, आप इन्हें हायर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपके यहाँ बहुत सारे एसी लगे, अब आपने कहा कि मुझे एसी ठीक कराने, तो एसी को ठीक कराने के लिए यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ कंपनीज, आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो आएंगे, वो एसी ठीक करेंगे और चले जाएंगे। ठीक, आपने ये कहा कि मुझे पूरी बिल्डिंग का जो है सेटअप चेंज करना, क्लियर, तो अब वो आएंगे, सेटअप चेंज करेंगे एंड दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दिस केसेस ये हमको क्लियरली समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट हैं वो एक ही फैमिली का पार्ट है, एंड जो कि सर्वेंट्स हैं वो सबके पास हो सकते हैं, वो इनका डायरेक्ट पार्ट तो नहीं है लेकिन ऑफिस में ही काम करते हैं। और जो फिफ्थ वाली बात हमने समझी वो हमने समझी कॉन्ट्रैक्टर एक्सटर्नल बॉडी होती है बेटा, जरूरी नहीं है कि दे आर द इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। हाँ, ये फिक्स हो सकता है दैट वी हैज अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर फॉर द पर्टिकुलर वर्क। इसको इतने लार्ज स्केल पे आपको नहीं भी अगर लग रहा है तो मान लीजिए कि आपके घर में फ्रिज खराब हो, देन तो एवरी टाइम यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप कॉल करेंगे और आप जैसे ही कॉल करेंगे वो आपके घर आएगा और आपका फ्रिज ठीक करके चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ होगा, आप उसी को कॉल करेंगे, वो ठीक करेगा और ठीक करके चला जाएगा। तो अगर हम इस तरह से सिनेरियो को जज करें तो वो फ्रिज वाला जो व्यक्ति है जो आपका फ्रिज ठीक कर रहा है वो आपके साथ तो नहीं रहता है, लेकिन आप हर बार थर्ड पार्टी काम के लिए उसको ही कॉल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर में डिप्यूट कर सकते हैं। देन ये बात कर रहे हैं सब एजेंट्स।
अब सब एजेंट्स कौन है? सब एजेंट्स वो लोग हैं जो कि एजेंट नियुक्त करता है। सब एजेंट्स आर द पर्सन हु आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ द एजेंट्स। सब एजेंट्स प्रिंसिपल से डायरेक्टली नहीं काम कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा शिक्षा मित्र, इसका रियल एग्जांपल भी देखते हैं। शिक्षा मित्र एक पोस्ट आती थी बेटा, अब तो बंद कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन सभी ने सुना होगा। शिक्षा मित्र शिक्षा मित्र, तो आप मान लीजिए कि पहले ये एक गवर्नमेंट जॉब की तरह निकलते थे। मैंने आपको इसीलिए पोर्टल पे खोल के दिखाया है। ये सब एजेंट्स हैं बेटा। फॉर एन एग्जांपल कि एक टीचर है, वो टीचर लीव पे जाना चाहता है, तो वो अपने बिहाफ पे एक शिक्षा मित्र को अपॉइंट कर सकता है। वो कोई और नहीं है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो एचओडी इस काम कर रहे हैं। अब शिक्षा मित्र इज अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर। तो शिक्षा मित्र एक नॉर्मल ओपन पोस्ट थी, अब उत्तर प्रदेश में ना के बराबर हो गई है, क्योंकि जब टीचर्स रिक्रूट करे जाते हैं बेटा, तो उनका बहुत सिलेक्शन टीम होती है। एक लार्ज स्केल पे बीएड करते हैं लोग, फिर एंट्रेंस देते हैं, फिर गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यूज क्लियर करते हैं, एंड देन ओनली दे गेट फाइनली सेलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ द टीचर्स। शिक्षा मित्र के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इफ यू वांट टू बिकम अ शिक्षा मित्र, जो टीचर है वही अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट आपको डिप्यूट कर देते हैं, and each and every month you can go there and you can teach on behalf of them. So it is clearly defined कि जो शिक्षा मित्र हैं वो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली इम्पोज नहीं है, उनकी एंट्री है, they are having a proper entry, but they are dealing with only the teachers. अब शिक्षा मित्र मान लीजिए आपका नेक्स्ट डोर नेबर भी हो सकता है, that he is doing BSc और MSc, और आप वहाँ पे एक मैथ्स के टीचर हैं और आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आपने ये कहा कि मुझे 3 महीने की छुट्टी पे जाना है, तो काइंडली डू दी नीडफुल, आप जाके 3 महीने मेरे बिहाफ पे क्लास ले लीजिए। तो बेटा शिक्षा मित्र एक बहुत लार्ज स्केल पे चला इंडिया में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया शिक्षा मित्र का। मैं इस सेम एग्जाम्पल को यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, सो दैट कि आप लोग को हमेशा ध्यान रहे कि जो सब एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी नहीं आया है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया में, कि एजेंट काम नहीं कर रहा है। एजेंट तो खुद ही देखा जाए तो बेटा एक तरीके से किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एजेंट के भी बिहाफ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, सब एजेंट्स कहते हैं। अच्छा, एजेंट और सब एजेंट के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा। There must be some contract between agent and the sub agent. You cannot deal with any person like कि तुम आओ और मेरे बिहाफ पे काम करो। इनके बीच में बिल्कुल वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जैसा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन भी कर सकते हैं कि जैसी रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होती है, सेम रिलेशनशिप फॉलो करते हैं कौन दोनों, एजेंट एंड सब एजेंट। क्लियर? लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, द इंटरेस्ट ऑफ सब एजेंट इज ऑल्सो शुड फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। बिल्कुल भी जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के बिहाफ में ही आप काम करेंगे। अगर प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है कि स्कूल अच्छे से चले, तो जो सब एजेंट है वो भी रोज आएगा और पढ़ा के जाएगा, वो भी स्कूल में आके बच्चों के साथ और कोई भी दंगे की बात, लड़ाई झगड़े की बात करके नहीं जाएगा। तो ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन होती है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल ने असाइन करी है एजेंट को, एजेंट सेम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किसको करके जाएगा, सब एजेंट को। तो सब एजेंट शुड ऑल्सो वो भी परफॉर्म
his slash her duties in the valuable creation of the principal. प्रिंसिपल से हम अलग नहीं हैं, हम काम उसी के हिसाब से करेंगे। क्लियर है ये चीज सबको? आई थॉट नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ये एजेंट और सब एजेंट शिक्षा मित्र आप एक तरह से केस स्टडी करके भी आज आप चाहें तो अपने घर पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रिंसिपल तो फिर बेटा मालिक हो गया, सब उसी के अंडर में, सर्वेंट, एजेंट, सब एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। कॉन्ट्रैक्टर although the particular word contractor is a third party, पर in this particular thing जो third party भी है वो क्या कर रही है, वो पूरी की पूरी तरीके से इन्वॉल्व है प्रिंसिपल के ही इशारे। If principal is saying कि you should change the quality standard, तो contractor has to change the quality standard। मैं ब्रिटानिया में काम कर रही हूँ और ब्रिटानिया में अगर मैनेजर है और मुझे ये लग रहा है कि जो सप्लायर है वीट का, जो मुझे गेहूं बेच रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, जो ब्रेड बन रही है वो उस क्वालिटी की नहीं बन रही जिस क्वालिटी की बननी चाहिए, तो प्रिंसिपल की बात मानी जाएगी। प्रिंसिपल अपनी बात को रखेगा और रखने के बाद प्रिंसिपल ये डिफाइन करेगा कि भाई इसको चेंज करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर ऑल्दो ही इज अ थर्ड पार्टी पर्सन, लेकिन वो भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो जब हम प्रिंसिपल शब्द की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं दैट ही इज द एपेक्स पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एपेक्स किसको कहते हैं हम? हाईएस्ट अथॉरिटी को कहते हैं। एपेक्स किसको कहते हैं हम? हाईएस्ट अथॉरिटी को एपेक्स कहा जाता है। तो प्रिंसिपल को हम एपेक्स की तरह भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एपेक्स एक लीगल टर्म है। जब भी हम ये कहते हैं, कोई मान लीजिए लेटर आया आपके पास बेटा और उसमें लिखा हुआ वो द एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड, तो दैट मींस मान लीजिए बैंक से आया, तो बैंक का एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या है? आरबीआई। आपके पास मान लीजिए कमोडिटी मार्केट से लेटर आया है और एपेक्स इंस्टीट्यूशन लिखा है, तो क्या है? सेबी। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई लेटर आया है जिसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट लिखी और उसपे लिखा है एपेक्स अथॉरिटी हैज डिसाइडेड, दैट मींस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एपेक्स मींस सुप्रीम, कि ये इन्होंने डिसाइड करा है। अब जब इन्होंने डिसाइड करा है तो इसमें रिसर्च भी हुई होगी, लोगों ने कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट करे गए होंगे, फिर लोगों का फीडबैक भी लिया गया होगा और तब कहीं जाके ये रिपोर्ट बनी होगी। तो जब एपेक्स बॉडी से बेटा कोई निर्णय निकल कर आता है तो वो निर्णय 100% करेक्ट ही होता है, क्योंकि उसमें वन डे सर्विस नहीं होती, उसमें लास्ट 5 इयर्स का या 10 इयर्स का डेटा गैदर किया जाता है, तभी एपेक्स इंस्टीट्यूशन ये बात पुट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस समय एक न्यूज आ रही है कोरोना और कोविशील्ड की, बड़ी न्यूज आ रही है ना, कि जिसने कोवैक्सीन लगवाई उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये न्यूज इतनी कॉमन हो गई है कि ये तो न्यूज हर बच्चे को कभी भी मिल सकती है। देखिए अब इसमें बेटा एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या है, ये एग्जाम्पल आपके सामने रियल एग्जाम्पल, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये कह रहा है कि इसकी ये साइड इफेक्ट है कि फीवर आएगा, सर में दर्द होगा। तो जब ये कह रहा है बेटा, ये संस्था कह रही है, तो ये साइड इफेक्ट देखे गए होंगे। तो इस तरह की चीजों को जब हम देखते हैं तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जब कोई एपेक्स इंस्टीट्यूशन कोई रिपोर्ट बेटा दर्ज करता है तो वो अपना नाम भी उसमें लिखता है और उस नाम से आप ये समझ सकते हैं कि भाई अब अगर इन्होंने कहा है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है ही नहीं। ये मैं आपके लिए यहाँ पे पेस्ट भी कर देती हूँ सो दैट कि आपको कभी भी ये नोट्स जब भी आप देखें, जब भी आप इस वीडियो को कितनी बार भी देखें,
आपको ये कभी भी डाउट ना हो कि भाई एपेक्स इंस्टीट्यूशंस क्या है। क्लियर टू एवरीवन? अब हम आ जाते हैं एक्सटेंड एंड द डेलीगेशन ऑफ द एजेंट अथॉरिटी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या समझाता है बेटा? ये टॉपिक हमें ये समझाता है कि कुछ बातें या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे कही नहीं जाती, हमको पता है कि हमें ऐसे ही करना है। जैसे हम कॉलेज में हैं, आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज, मीन टाइम में ये कहूं कि आई एम हैविंग अ सीवियर हेडेक, है ना, और मैं जाऊं और एक कॉफी डे में जाके बैठ जाऊं, ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर कैरिंग आई कार्ड्स, है ना, और रिसर्च में नहीं करते एंड हैविंग अ लंच और स्नैपचैट्स पे डाल रहे हैं। ठीक, अब नाउ इन द फोर्थ लेक्चर टीचर इज वरीड कि वेयर माय स्टूडेंट हैज गॉन, वेयर माय स्टूडेंट हैड गॉन। मैं पेरेंट्स को फोन करती हूँ, सर बच्चा नहीं मिल रहा है, सर घर तो नहीं पहुंच गया है, छोटी को बता कर आती हूँ। क्या बच्चे ने सही करा? नहीं, बच्चे का दिल जानता है कि सही करा या गलत करा। कि आप लोग और मैं इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन टीचिंग में, लेकिन ये बात मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं अपने हर बच्चे को समझाती हूँ, सही या गलत हम कैसे तय करेंगे? बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है, बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर। कैसे आप तय करते हैं? मेरा एक तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर ये बात मेरी मम्मी को भी पता चल जाए और उन पे कोई फर्क ना पड़े तो मैं बिल्कुल सही, लेकिन जो बात मैं अपने माँ बाप से छुपाना चाहूँ, जहां मुझे लगे कि मेरे फोन में कोई ऐसी कॉल आ रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ना देखें, बस मैं वही करूँ। जहां मैं कहीं छुप के जाऊं और मैं चाहूँ कि मेरे मम्मी पापा मुझे ना देखें, मैं वही करूँ। तो ये डिसाइड करना कि किस एक्सटेंट तक हम अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, ये हर एजेंट जानता है। एजेंट क्या करे कि जो ऑफिस में लोग हैं उनसे कहे कि एवरी मंथ हम एक पार्टी रखें, सब लोग 500 रुपीज कलेक्ट करेंगे। एजेंट कलेक्शन ना दे, एजेंट को पता है ना कि एजेंट गलत कर रहा है ना। एजेंट को पता है कि कभी भी प्रिंसिपल को पता चलेगा तो वो जरूर कहेगा कि भाई तुम भी तो एम्प्लॉय हो, तुम भी कलेक्शन करो, है ना। या फिर आप कुछ और ऐसा कर रहे हो कि आप किसी एक परफॉर्मर को बिल्कुल ना डांटो और बाकी लोगों को बहुत डांटो, या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी किसी एक एम्प्लॉय के कोड में सब डाल रहे हो, तो उस एम्प्लॉय का तो क्रेडिट बहुत अच्छा हो रहा हो और बाकी एम्प्लॉय के क्रेडिट इतने अच्छे ना हो रहे हो। कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर जब भी आता हो, उसका अच्छा कस्टमर हो, उसके पास बहुत पैसा हो, आप हमेशा अपने एक फेवरेट एम्प्लॉय से कहिए कि जाओ तुम बेटा सेल्स टारगेट पूरा कर लो। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि हम गलत हैं। हमारा गिल्ट बता देता है कि हम कितने सही हैं और हम कितने गलत हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग विद दिस टॉपिक कि किस सीमा तक ये बात समझी जाए कि मेरी अथॉरिटीज कहां तक है, ये मुझे पहले ही पता होता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो होती है बेटा जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, एक्सप्रेस्ड है। ठीक, यू गो टू होम एंड यू हग योर मदर एंड सेड मम्मा आज आपकी बहुत याद है। एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, कोई छुपी हुई फीलिंग्स नहीं है। ऐसे ही यहाँ प्रिंसिपल ने एजेंट को बता रखा है कि ये तुम्हारी अथॉरिटीज हैं, ये तुम्हारी सब अथॉरिटीज हैं और तुम्हें इनके पैरामीटर्स में काम करना है। तो ये एक्सप्रेस्ड है, इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं। और डेफिनेशन भी क्या कह रही है? अथॉरिटी कैन बी स्पेसिफिक ग्रांटिंग टू द पावर फॉर द सर्टेन टास्क टू मेक द डिसीजन विद द क्लियर डिफाइंड लिमिट्स एंड द टाइम। समय के रहते सही डिसीजन लेना ही, और उतनी अथॉरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप डिसीजन ले पाए, सही डिसीजन ले पाए। ये कैसी अथॉरिटी है बेटा? एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड देखिए, से मम्मा का एग्जांपल, आपने मम्मा को रात में 10:30 बजे फोन करा, आप बहुत दूर हैं मुझसे, मम्मा क्या कर रही हो? अब मम्मा कहे बेटा सोने जा रहे हैं। अच्छा मम्मा पापा ठीक है, घर में सब सही चल रहा है। अब मम्मा नोस कि आपको उनकी याद आ रही है, इम्प्लाइड है। तो कुछ चीजें बेटू इम्प्लाइड होती है ना, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। तो हमें कंपनी के हित में ही काम करना है, हमें कंपनी के नाम को कहीं मिसयूज नहीं करना है, हमें कभी भी अपनी पावर्स को डाइल्यूट नहीं होने देना है, हमें कभी भी अपनी पावर्स को किसी और के बिहाफ पे
यूज नहीं करना है, किसी और से कोई गलत काम नहीं कराना है। ये सब क्या है? ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज है। इम्प्लाइड अथॉरिटीज कब ली जाती हैं? जब कोई रीजनेबल नेसेसरी इवेंट ऑकर हो जाता है, सब ठीक चल रहा है, तब तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है इम्प्लाइड अथॉरिटीज की। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटीज की जरूरत आपको बेटा तब पड़ती है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, कुछ मिसिंग होता है, एंड सम इवेंट हैज ऑकर्ड, कि जहां पे आपको पता है कि आई एम द मोस्ट मैच्योर पर्सन टू टेक द डिसीजन, तो वहां पे आप आगे आइए, एज ए टीम लीडर आइए और अपनी अथॉरिटीज का सही इस्तेमाल करिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है रीजनेबल नेसेसरी टू कैरी आउट द एक्सप्रेस्ड अथॉरिटीज ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल्स। Implied authorities arises from the nature of the agency's relationship and the customary practice of the industry. ये वेरी कर सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हैं, अब तो बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है पेशेंट की डेथ हो जाए। लेकिन अगर आप होटल इंडस्ट्री में, आप इतना सब खाना अच्छा बना, ठीक ठाक बना, आज नहीं बना, सॉरी, चेंज। लेकिन क्या पेशेंट के केस में आप सॉरी और चेंज कह देंगे? आपके पास डेड बॉडी है, आप सॉरी और चेंज कह लेंगे? तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहां पे इन अथॉरिटीज का यूज बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, आप किसी ऐसी संस्था में हैं जहां इंसान के साथ बहुत कुछ हो सकता है, वो लाइफ लॉन्ग बेयर करेगा, ठीक, तो वहां आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप समय ले सकते हैं, जहां आपके पास डिसीजन लेने के लिए पर्टिकुलर टाइम है, तो वहां आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? मैं यहाँ दो एग्जांपल्स कोट कर देती हूँ, होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सो दैट कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने दो एग्जांपल्स दिए थे, होटल एंड हॉस्पिटल। एक में बहुत जरूरी है कि हम हमेशा ही विजिलेंट रहें, और दूसरे में हम चीजों को चेंज करके भी, दूसरों को चीजों को दोबारा सर्व करके भी अपनी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम बेटा एपरेंट अथॉरिटीज। एपरेंट अथॉरिटीज रिफर्स टू द थर्ड पार्टी रीजनेबल बिलीफ्स। गुड। अब यहाँ पे जो एजेंट है वो पोजेस करेगा एक्शन और रिप्रेजेंटेशन कब? इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी। अब जरूरी नहीं है कि एक्चुअल अथॉरिटी ही काम कर रही हो। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन खुद इटसेल्फ में कह रही है, even if the agent does not have the actual authority, he has to import and the bound the action against the reasonable appear to given the authority। तो इसी तरह से apparent authority काम करती है कि जहां पे जरूरी भी नहीं है, लेकिन हमको ये पता है, हमने ये बिलीव कर रखा है कि ये काम हमको ही करके देना है। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंट अथॉरिटी। इनहेरिटेंट अथॉरिटी कहाँ पे होती है? जहां पे हम प्रिंसिपल की पोजीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसी के एब्सेंस में आज हम पूरी तरह से उसी की रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज निभा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अ मैनेजर में इनहेरिटेंट अथॉरिटी टू हायर द एम्प्लॉइज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज। वेरी गुड। एक मैनेजर अगर उसे लगता है कि उसे और एम्प्लॉइज की जरूरत है तो वो रिक्रूटमेंट कर सकता है और कंपनी से उसका ऑफर लेटर भी मंगा सकता है ना? तो यहाँ पे हम इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। ये बहुत ही करेक्ट एग्जांपल है। जैसे कि इन्होंने क्या करा, मान लीजिए कि आप टाटा में काम करते हैं और आपको लग रहा है कि हमको कुछ एम्प्लॉइज की कमी है, तो आप क्या करेंगे? आप रिक्रूटमेंट ओपन करेंगे। आपने रिक्रूटमेंट ओपन करा, आपने लोगों को हायर करा, हायर करने के बाद आपने उसका अप्रूवल ले लिया, मेल पे ले लिया, कैसे भी ले लिया, और आपने उनका फिर लेटर मंगा लिया। कौन सा लेटर? जॉब लेटर हो सकता है, कोई कंपनी में इसे जॉब लेटर कहती है ना? कोई कंपनी इन्हें ऑफर लेटर कहती है। क्लियर? ठीक। और आपने उसमें दे दिया एक्सेप्टेंस, इस आईडी पे आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब वो क्या बता रहा है आपको? डेलीगेशन ऑफ द एजेंट अथॉरिटीज।
क्योंकि एजेंट ही सब कुछ है, एजेंट ही सब कुछ देख रहा है, तो इसके डेलीगेशंस भी क्या क्या होने चाहिए। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक, जनरली अ एजेंट कैन नॉट डेलीगेट देयर अथॉरिटीज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिंसिपल तो वैसे ही नहीं है, प्रिंसिपल तो सभी चीजें किसके ऊपर छोड़ कर गया है, ईच एंड एवरी रिस्पांसिबिलिटीज किसके पास है, हु इज हैविंग द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एजेंट। नाउ एजेंट भी अगर यही कह देगा कि आई वांट टू डाइल्यूट माय अथॉरिटीज, हु विल टेक द गुड केयर ऑफ द कंपनी, नो वन विल टेक द गुड केयर ऑफ द कंपनी, है ना? तो एजेंट जो होता है इनिशियली ही कैन नॉट डाइल्यूट देयर अथॉरिटीज, इनिशियली उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, उसे सब कुछ मैनेज करना है। अगर आज वो छुट्टी पर जा रहा है तो वो इंश्योर करके जाएगा कि नाउ टुडे हु इज द नेक्स्ट पर्सन टू टेक द गुड केयर ऑफ द कंपनी, कौन है जो उसको पल पल की खबर देगा, कौन है जो सारे डिसीजंस आज के लेगा। हो सकता है कि वो टेलीफोन पे उनसे कांटेक्ट कर रहा हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसको ब्रीच माना जाएगा, क्योंकि उसने वो नहीं करा जो कि उसे करना था, उसने प्रिंसिपल की बातों को ना मानते हुए अपनी अथॉरिटीज को डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करने के बाद वो चीजें किसी और को सौंप दी, लेकिन प्रिंसिपल ने तो आप ही को ही सौंपी थी, आप उसे आगे किसी और को डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस केस में ब्रीच हो जाएगा, और ब्रीच की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? एजेंट की हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्शंस। इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस एंड द जनरल रूल, हमको ये समझ में आता है कि principal can expressly permit the agents to delegate the authorities if customary needed by the necessary। अगर आपको लगता है कि आज ऐसा दिन है, आज ऐसी सिचुएशन है, या आज ऐसा इवेंट ऑकर होने वाला है कि आज तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये किसी और को सौंप दो, या तुम अपनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज चेंज कर लो, तो उस केस में एक्सेप्शन कहलाएगा। क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि भारत में, फॉर एग्जांपल आज भारत में नॉर्मल जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाए और प्रेसिडेंट रूल चले एक दिन के, तो क्या होगा? हिस्ट्री आप पढ़िएगा एक बार, इतिहास में ऐसा होगा, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे जाके तो आप सिविक्स में ये चीज देख पाएंगे कि एक बार ऐसा हो चुका है इंदिरा गांधी जी के टाइम, और रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये ठीक था, अथॉरिटीज डाइल्यूट की गई थी, सब खत्म हो गया था, शासन बदल गया था, तो हो सकता है बेटा करना पड़ जाए। हम ये नहीं कहते कि नहीं ही करना पड़ेगा सारी जिंदगी, हो सकता है अच्छा रिजल्ट है, हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन अपना चेंज करा है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पर हमने एजेंट और सब एजेंट और प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है कि हम तो जो कर रहे हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट में कर रहे हैं, कंपनी के हित में कर रहे हैं, और हमारा अनहित करने का कोई भी कारण नहीं है। क्लियर? देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बहुत ही मिनिमम होती है बेटा एजेंट, क्योंकि उसे सिर्फ गुड केयर करनी है जो प्रिंसिपल ने कमांड्स दी है। अगर कोई खर्चा है तो वो कौन फुलफिल कर रहा है? प्रिंसिपल। सैलरीज है तो कहां से आ रही है? कंपनी से, और उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज टू टेक गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब गुड केयर में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, हेल्थ फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स आ जाते हैं, कंपनी फैक्टर्स आ जाते हैं, सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ कि यही एक फैक्टर है, बट हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी जो अथॉरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा लायबिलिटीज नहीं शो करती हैं। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि सब एजेंट, तो सब एजेंट वो पर्सन है जिसको ड्यूटीज असाइन की गई हैं, जो कि किसके बिहाफ में काम कर रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ द एजेंट। सब एजेंट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सब एजेंट का बेटा अपॉइंटमेंट कहां से आएगा? प्रिंसिपल की अथॉरिटी होगी, एजेंट का सहयोग होगा,
तब कहीं जाके सब एजेंट रिक्रूट किया जाएगा। जैसे अभी हमने शिक्षा मित्र का एग्जाम्पल लिया था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही नहीं कि इस टीचर के बिहाफ पे ये पर्टिकुलर इंसान क्लास में जाके पढ़ा रहा है, या क्लास का प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल ही जानता ही नहीं। तो प्रिंसिपल इज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग, ही इज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। डन? तो उनको सब पता है, ठीक। इसकी अथॉरिटी कहां तक होगी? इसकी अथॉरिटी होगी कि वो एजेंट की बातों को माने। और एजेंट की कौन सी बातें हैं? एजेंट की बातें हैं कि वो सारी रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज फुलफिल करे। जो रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज किसकी है बेटा? जो कि प्रिंसिपल ने असाइन करी है एजेंट को। क्लियर है? अब सिलेक्शन ऑफ द सब एजेंट, सिलेक्शन ऑफ द सब एजेंट वो क्या कह रहा है कि कुछ टास्क ऐसे हैं कि जहां पे नेसेसरी स्किल्स या क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए होती हैं, हम उनके बिना सब एजेंट को हायर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने शिक्षा मित्र का देखा, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मान लीजिए प्राइमरी स्कूल का ही बच्चा है, सेकंड क्लास की ही मैथ्स है, लेकिन वो पढ़ाने आ रहा है जो कि 10th पास है। जो बच्चा 10th पास हुआ है, ही इज नॉट अ अकाउंटेबल पर्सन टू टीच दी स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल। तो एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, क्वालिफिकेशन बहुत नेसेसरी है। देयर मस्ट बी ए स्पेसिफिक रोल, देयर मस्ट बी ए स्पेसिफिकेशंस कि मैं ये काम कर भी सकता हूं या ये मैं काम नहीं कर सकता हूं। एक देखिए बहुत अच्छी सी बात है, घर में आग लगी तो कैसा लगा, ये उसी से आप पूछ सकते हैं जिसके घर के अंदर आग लगी। या दिल का दौरा पड़ा तो कितना दर्द हुआ, ये किससे पूछेंगे? जिसको दिल का दौरा पड़ा। ठीक, तो उसी लोगों को रिक्रूट करिए जो सेम फील्ड के हैं, जिन्होंने ये सेम काम पहले भी करा हो। आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके किसी को रिक्रूट करना गलत है, दैट इज टोटली अ अनहेल्दी प्रैक्टिस। क्लियर? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है बेटा? दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द एजेंट। ये बहुत माइन्यूट सा फर्क है, सब एजेंट एंड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। यहां पे प्रिंसिपल क्या है, वो ओरिजिनल एजेंट के साथ काम नहीं कर रहा है, वो एजेंट का जो सब्स्टिट्यूट है उसके साथ काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको पेप्सी पीनी थी, आपको पेप्सी नहीं मिली, आपने कोक पी ली, लेकिन पीनी तो आपको पेप्सी थी। आपको फ्रूटी पीनी थी, आपको फ्रूटी नहीं मिली, लेकिन आपने माजा पी ली। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि मेरा काम बना ही नहीं। कुछ हद तक मेरा काम बन जाता है। टू सर्टेन लिमिट माय जॉब्स एंड माय ड्यूटीज हैज बीन परफॉर्म। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं 85% माय जॉब्स एंड ड्यूटीज हैज बीन परफॉर्म, बट 15% इज स्टिल लेफ्ट। एक शब्द मैं बार बार यूज करती हूं, फुल्ली सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस। वो फैक्टर यहां पे मिसिंग होता है। ठीक, मीनिंग सब्स्टिट्यूशन एजेंट का हमने अभी पढ़ा है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। और इसे कौन अपॉइंट करता है? दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। देखिए ध्यान रखिए, सब एजेंट कौन अपॉइंट करता है? सब एजेंट जो अपॉइंट करता है वो खुद एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है। ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी कर देती हूँ कि जो सब एजेंट है बेटा, उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? एजेंट अपॉइंट कर रहा है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है एजेंट का, तो उसे प्रिंसिपल ही अपॉइंट कर रहा है। ठीक, तो इस चीज के लिए बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए एक साथ पढ़ाई जाती हैं कि यहीं पे क्लियर हो जाए आप लोगों को कि इसे ये व्यक्ति अपॉइंट कर रहा है। क्लियर? अब वो कहता है कि इनकी क्या अथॉरिटी होगी, ये कैसे काम करेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आपका एजेंट काम करता है।
क्योंकि इसको भी तो प्रिंसिपल ने ही अपॉइंट करा है, ठीक। क्योंकि प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा है तो प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन होगा, प्रिंसिपल की कंसेंट होगी, प्रिंसिपल ने उसे प्रॉपर लेटर दिया होगा, प्रिंसिपल ने कंफर्म किया होगा और प्रिंसिपल ने उसको ड्यूटीज भी स्मूथली हैंडओवर करी होगी। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे हमारा ये आज का ब्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट ब्लॉक जो कि आपका नेक्स्ट है, राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। सो वी विल बी टेकिंग दिस पार्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन. For today we have completed this much of topic. Thank you so much for today.